देखो पहला सवाल लिखा गया है बेटा, ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। एक्चुअल में क्या था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो 23 के आंकड़े 24 में आए हैं, तो इसलिए नाम तो इसको 23 का देना पड़ेगा। 23 के जो आंकड़े होंगे वो अब 24 में आए हैं, तो 24 के आंकड़े कब मिलेंगे? 25 में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक एक अच्छा सवाल है करंट अफेयर्स में। यहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में आपके लिए। तो यह है मानव विकास सूचकांक 2023-24। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब HDI। इसको कहते हैं HDI। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI कहते हैं इसको शॉर्टकट में। एक तो आपको ये याद रखना है कि HDI कैसे निकालते हैं। 3 सूचकांकों का औसत है मानव विकास सूचकांक, 3 सूचकांकों का औसत है HDI। तो HDI हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? HDI में 3 सूचकांक हैं। एक तो नाम सुना होगा आपने शिक्षा सूचकांक, ठीक है। एक सुना होगा आपने जीवन प्रत्याशा सूचकांक। क्या नाम था? जीवन प्रत्याशा सूचकांक। और बेटा एक नाम आपने सुना होगा प्रति व्यक्ति आय सूचकांक। प्रति व्यक्ति आय सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय सूचकांक। इनका औसत, औसत का मतलब ये है ये तीनों इंडेक्स जोड़ के 3 से भाग कर दो तो HDI निकल जाता है। तो बताइए HDI में कौन कौन शामिल होती हैं चीज़ें? शिक्षा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय सूचकांक का औसत क्या कहलाता है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। एक सवाल और आया था कि जो HDI का फॉर्मूला था, HDI का फॉर्मूला किसने दिया था? ये जो HDI का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को किसने दिया था? 2 लोग थे। एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। क्या नाम था? महबूब उल हक। ये कहाँ के थे बेटा? पाकिस्तान के। और एक थे अमर्त्य सेन। और बेटा अमर्त्य सेन कहाँ के थे? भारत के। एक और सवाल बनता है कि जो HDI है, HDI जारी करता है कौन? HDI को कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है बेटा UNDP। पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP HDI के आंकड़ों को जारी करता है। पहली बार HDI कब जारी हुआ था? प्रथम बार HDI जारी हुआ, सबसे पहले HDI UNDP ने जारी कब करा था? 1991-92 में HDI को जारी किया गया UNDP के द्वारा। अच्छा देखो HDI का जो पैमाना है
वो कितने अंकों के बीच में काम करता है? HDI का जो पैमाना है उस पैमाने पर अंक कौन कौन से होते हैं? 0 से 1, 0 से 1 अंक। किसी भी देश को 0 से कम नंबर नहीं मिलेंगे और किसी भी देश को 1 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ करंट अफेयर्स के मामले में। ये HDI की ओल्ड जानकारी थी जो तमाम एग्ज़ामों में पूछी जाती है। अब HDI के करंट अफेयर्स की बात करें तो HDI की रिपोर्ट 2023, देखो ये वैसा आंकड़े 24 में आए हैं, रिपोर्ट किसकी है? 23 की। भाई एक बात बताओ, पहले आप पढ़ोगे उसके बाद में एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद में आपका रिज़ल्ट आएगा, या पहला रिज़ल्ट आएगा फिर पढ़ोगे, बोलो, फिर एडमिशन लोगे? ऐसा थोड़ी होता। तो पहले रिपोर्ट के लिए काम करना पड़ता, फिर रिपोर्ट आती है। तो HDI 2023 में पहला देश जो बना है सबसे ऊपर, उस देश का नाम आता है बेटा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आता नॉर्वे, नॉर्वे दूसरे नंबर पर है अब। और तीसरे नंबर पर आता आइसलैंड। आइसलैंड का जो नंबर है वो कौन सा है? तीसरा। हमारा देश भारत की रैंक क्या है? 134वां नंबर। भारत का नंबर कौन सा है? तो डॉट डॉट करके 134वां नंबर आता भारत का। 193 देश हैं और सबसे आखिर में है 193 नंबर पर सोमालिया। सोमालिया की राजधानी क्या है? तो मोगादिशु। करंट में तो सिर्फ इतनी बात आपको पढ़नी थी, लेकिन चूंकि ये टॉपिक ऐसा है HDI वाला कि यहाँ से सवाल इस वाली लिस्ट से बनते हैं। HDI कौन जारी करता है, पहली बार कब जारी हुआ था, किसने ये फॉर्मूला बनाया था, कौन कौन से सूचकांकों को इसमें शामिल किया गया है HDI में। ठीक है, HDI में किस किस को शामिल किया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा हिस्सा एग्ज़ाम में, करंट में, ओल्ड में, सब तरीके से यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, सवाल आते हैं सब तरह के। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर पहला। चलते हैं बेटा सवाल नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे सवाल में क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। कह रहा है भारतीय नौसेना का जो इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? इसका मतलब आप ये समझिए कि इससे पहले इंडियन नेवी का एक अपना हेडक्वार्टर नहीं था, बल्कि वो 13 जगह से, 12-13 जगह से, ऑफिसों से वो काम करती थी नेवी हमारी। अब नेवी को पहली बार उसका खुद का मुख्यालय मिला है। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? कोच्चि में, कह रहे हैं चेन्नई में, नई दिल्ली में, कलकत्ता में। तो वो बनाया गया कहाँ? नई दिल्ली में बना है नेवी का हेडक्वार्टर। इससे पहले नेवी जो है, हाँ, अलग अलग जगह से क्या कर रही थी? अपने कार्य का संचालन कर रही थी। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल बनेगा। भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के बारे में क्या क्या जानकारी आपको है? मैं आपसे कुछ सवाल मालूम करूंगा। जैसे बताइए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? हमारे यहाँ नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस, हाँ, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं भैया? 4 दिसंबर को। बताइए, इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य क्या है? इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य क्या है? सम नो
वरुण। और इसके बारे में बताया जाता है, इसका हिंदी वर्जन क्या है कि देखिए, जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। अच्छा बताइए, जो भारतीय नौसेना है तो नौसेना प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना प्रमुख इस समय नौसेना के सबसे बड़े अधिकारी को एडमिरल कहते हैं, तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एडमिरल। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी है नौसेना प्रमुख इस समय। अच्छा बताओ, भारतीय नौसेना की कितनी कमांड है? भारतीय नौसेना की कमांड देखिए, थल सेना की कमांड 7 है, नेवी की 3 कमांड है। कितनी है? 3 कमांड है नेवी की। एक कमांड को हम कहते हैं बेटा पूर्वी कमांड। नेवी की पूर्वी कमांड कहाँ है? तो वो है विशाखापट्टनम। इम्पोर्टेंट है पुलिस जैसे एग्जामों के लिए भी। नेवी की पूर्वी कमांड कहाँ है? विशाखापट्टनम। नेवी की पश्चिमी कमांड कहाँ है? नेवी की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय तो आता बेटा मुंबई में। नेवी की दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तो आता बेटा कोच्चि में। कोच्चि केरल में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो ये बात तो हो गई नेवी के बारे में ओल्ड जानकारी। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि नेवी को अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय मिला है और वो मुख्यालय कहाँ है? नेवी का हेड क्वार्टर कहाँ बनाया गया है स्वतंत्र रूप से? तो वो बनाया गया है नई दिल्ली में। इससे पहले नेवी का अपना स्वतंत्र मुख्यालय नहीं था, बल्कि नेवी कई जगह से अपने कार्यों का संचालन कर रही थी, कई जगह से। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो इधर की जानकारी है ये ओल्ड जानकारी है, तमाम एग्जामों में पूछी जाती है। और ये इसके करंट की जानकारी है। केवल एक सवाल कि नेवी का जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया है? अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नेवी को मिला है, तो वो कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल देखें क्या लिखा गया है। कह रहे हैं भारत का प्रथम पाम ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है या शुरू हुआ है? भारत का प्रथम ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या मिजोरम में। कहाँ पर लगा है? पाम ऑयल समझ रहे होगे क्या होता है? ये ताड़ का तेल। ठीक है, ताड़ का तेल का क्या लगाया गया है? प्लांट लगाया गया। कहाँ लगा है? तो बेटा वो लगा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ लगा है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का प्रथम पाम ऑयल
प्रोसेसिंग संयंत्र। पहला सवाल यह है कहाँ लगा है, तो अरुणाचल प्रदेश में लगा है। किस राज्य में लगा है बेटा, तो राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ लगा है, तो रोइंग में। स्थान का नाम पूछेंगे तो हो जाएगा रोइंग। अरुणाचल प्रदेश में घाटी पड़ती है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी में इसको लगाया गया है। और पाम ऑयल प्रोसेसिंग फूड या प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने के पीछे कारण क्या है, हाँ, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता लाना। भारत अब भी बड़े पैमाने पर खाद्य तेल क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो उसमें आत्मनिर्भरता लाने के लिए ये कारखाना लगाया गया। ऐसे और भी लगाए जाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो बेटा इसका उद्देश्य है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता लाना। अब एक शब्द है कि आत्मनिर्भरता लाना, इसका मतलब ये है कि हम खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं हैं। ठीक है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं खाद्य तेलों को। तो भारत का चूँकि पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में लगा है। और ये भारत का चूँकि पहला है, और पहले सवाल जब भी होते हैं पेपर में इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करें हम, तो कह रहे हैं कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया। पहला भी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी अभियानों के संबंध में सवाल आए थे। तो हैती एक देश है, वहाँ पर भारत के लोग काम करते हैं, फंस गए थे। तो उनको निकालने के लिए हमारे देश ने एक ऑपरेशन चलाया था। उसका नाम क्या था, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गोदावरी, ऑपरेशन नर्मदा, ऑपरेशन इंद्रावती। सब नदियों के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो भारत ने बेटा जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। ये इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आने लायक है, समझ लो ये। ठीक है, एक देश पड़ता है हैती, द्वीपीय देश है हैती। तो पहली सवाल ये है कि जो हैती है वो कहाँ है, तो मिडिल अमेरिका है ना, मध्य अमेरिका, वहाँ पर एक सागर है कैरिबियन सागर, जहाँ वेस्ट इंडीज़ है ना, तो उसका एक द्वीप है हैती, देश है हैती। जैसे अपना नाम सुना होगा बरमूडा का, आपने नाम सुना होगा जमैका का, है ना। तो ऐसी बहुत छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, उनमें एक देश है हैती। ठीक है, तो हैती कहाँ है, तो हैती किस सागर में है, तो कैरिबियाई सागर या कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर में एक देश है हैती। हैती की राजधानी क्या है, हैती की राजधानी बेटा पोर्ट ऑफ प्रिंस। क्या नाम है, पोर्ट ऑफ प्रिंस। हैती की जो मुद्रा है, देखो करेंसी भी आ सकती है पेपर में, उस मुद्रा का नाम है गौरदे। गौरदे मुद्रा का नाम है। कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है हैती, पोर्ट ऑफ प्रिंस राजधानी है, गौरदे मुद्रा है। और कहा जाता है भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, भारत ने ऑपरेशन चलाया अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती।
भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। नाम याद रखें, इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है ये कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है। वैसे इंद्रावती जो एक नदी भी है, गोदावरी की सहायक है, और इसी इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है, इंद्रावती नदी में, जिसे भारत का न्यागरा कहते हैं हम। चलिए अगला सवाल देखें तो ये लिखा हुआ है द बिनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन है सेन वाटसन, गौतम गंभीर, डेविड वार्नर या सैन बोर्न। तो एक अभी किताब लॉन्च हुई है पुस्तक और उनके लेखक के मामले में। तो देखो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द बिनर्स माइंडसेट। द बिनर्स माइंडसेट। अब इसमें ये पूछेगा कि किताब किसकी है, तो इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है सेन वाटसन। ये सेन वाटसन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हैं, अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है ना। तो ये कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर वो खेलते थे, बैटिंग भी करते थे अच्छी और वो बॉलिंग भी करते थे, सेन वाटसन। तो द बिनर्स माइंडसेट एक किताब लिखी गई है, किस खिलाड़ी की किताब है, तो सेन वाटसन ने उसको लिखा है। और ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर है सेन वाटसन, सेन वाटसन। अगला सवाल देखें क्या लिखा गया है भैया। विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जामिनर ऐसे सवालों को छांट के लिख लेता है, बड़े बड़े एग्जामों में ये सवाल पूछे जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। भारत है, जापान है, यूएसए है या चाइना है। विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश, तो सौर ऊर्जा के मामले में चाइना पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यूएसए आता है और भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अभी पहले जापान तीसरे नंबर पर आता था, लेकिन भारत ने जापान को पीछे धकेल दिया है और सौर ऊर्जा के मामले में जापान से आगे निकल गया भारत। तो भारत का नंबर अगर पूछेगा, हो सकता है ये सवाल आ जाए कि विश्व की सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत की रैंक बताइए, भारत का नंबर बताइए। तो तीसरे नंबर पर हमारा देश है। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन, दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहला नंबर चाइना का है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा देश करता है, चीन। दूसरे नंबर पर मैंने बताया अमेरिका करता है, यूएसए। और तीसरे नंबर पर आया है हमारा भारत। भारत अभी तीसरे नंबर पर आया है, इससे पहले भारत चौथे नंबर पर था। जो आंकड़े बदल जाते हैं वो पेपर में अक्सर आते हैं। हो सकता है ये पूछ ले कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत का नंबर कौन सा है, तो भारत का नंबर तीसरा है। किसे पीछे छोड़ दिया हमने, जापान को। तो जापान पहले तीसरे पे था, अब जापान कौन से नंबर पर आ गया है, तो किस देश को पछाड़कर भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आया है विश्व में, तो किसे, जापान को। अच्छा कुछ सवाल ऐसा सवाल भी पूछा जाता है पेपर में कि देखिए सर्वाधिक स्वच्छ ऊर्जा, सर्वाधिक स्वच्छ ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जिससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता, ना तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है,
तो बताइए सबसे स्वच्छ ऊर्जा किस ऊर्जा को माना जाता है? तो वो है बेटा सौर ऊर्जा। अच्छा, एक सवाल और आपसे यहाँ से मालूम कर सकते हैं अगर पेपर मुश्किल होगा तो। सवाल ये पूछेंगे कि भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान कितना है? भारत मान लो अगर 100% ऊर्जा बनाता है तो उसमें सौर ऊर्जा कितने परसेंट है? अब सौर ऊर्जा बढ़ रही है लगातार, सौर ऊर्जा का परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, तो वो है बेटा 5.8%। भारत में उत्पादित कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा का योगदान 5.8% हो गया है। हम लगातार सौर ऊर्जा के उत्पादन को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जबकि आज भी भारत जो है वो कुल ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कोयले से बनाता है। किससे बनाता है? कोयले से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल कुछ इस तरह से था, कह रहा है किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 29 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? 29 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले कामी रीता शेरपा जो हैं बेटा वो किस देश के रहने वाले हैं? सबको पता कहाँ के हैं? कहाँ के बताओ? भारत के, नेपाल के, भूटान के, तिब्बत के? तो वो हैं नेपाल के। देखिए सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया किसने? कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा ने सबसे ज़्यादा बार फतेह किया है। कितनी बार फतेह किया है? 29 बार। किस देश के रहने वाले हैं? तो नेपाल के। और आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। अब एक सवाल यहाँ से ये नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी नज़र में इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। जो एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले गैर नेपाली या विदेशी व्यक्ति कौन है? ये तो नेपाल के हैं भाई, माउंट एवरेस्ट इनके घर में है। और जो चीज़ आपके पास में है आप उस पर 50 बार जाएं, 100 बार जाएं, कोई फ़र्क पड़ लिया क्या? लेकिन पहला विदेशी जिसने सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है उसका नाम पेपर में आ सकता है। मेरी नज़र में इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल होना चाहिए जो मैं अब लिखूँगा। देखिए सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले विदेशी, सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले प्रथम विदेशी, तो उसमें नाम कामी रीता शेरपा का ना लिखें। प्रथम विदेशी होने का मतलब है गैर नेपाली, मतलब जो नेपाल के नहीं हैं, तो उनका नाम क्या है? ये अच्छा सवाल बनेगा। उनका नाम है बेटा कैंटन कूल। कैंटन कूल हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो देखो 18 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है और ये रहने वाले हैं ब्रिटेन के।
2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। सबसे ज़्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारतीय महिला ज्योति रात्रे। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला, कल की क्लास में आपको बताया था, इस सब बात है, याद रखा करो, याद रखने से चीज़ें याद होंगी। माउंट एवरेस्ट पर सवाल ये वाला भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ये पूछेगा सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले विदेशी या गैर नेपाली कौन है, तो उसमें ऑप्शन में कामेरीता शेरपा को भी रखेगा। और बच्चे किस आंसर लगा खाएंगे? कामेरीता शेरपा को। कामेरीता शेरपा तो नेपाली हैं, गैर नेपाली कौन है, उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये वाला नाम आप नोट कर लें। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहे हैं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश कौन सा बना है? उस देश का नाम बताइए जिसने पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी को जीत लिया है 2024 में। बेल्जियम ने जीता है, जापान में अर्जेंटीना ने, या जर्मनी ने? ठीक है, पहली बार 2024 में किसने जीता है? तो पहली बार जापान ने इसको जीता है। किसने? जापान ने। कौन सी ट्रॉफी जीत ली है? सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024। देखो ये हर साल, पहले इसका 2 साल में आयोजन होता था, अब हर साल आयोजित होती है ट्रॉफी। ये किस देश में इसका आयोजन होता है हर साल? तो इसका आयोजन होता है बेटा मलेशिया में। कहाँ? मलेशिया में इसका आयोजन होता है इस ट्रॉफी का। अच्छा देखो, मलेशिया में इसका आयोजन होता है कब से? 1983 से, सॉरी 1983 से। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार जीता 10 बार, 5 बार जीता भारत, 3 बार जीता पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, कितनी बार? 10 बार। भारत ने 5 बार, पाकिस्तान ने 3 बार। 2024 की बात कर रहे हैं, विजेता कौन बना है? तो जैसा मैंने बताया पहली बार जापान विजेता बना है। जापान ने ये ट्रॉफी पहली बार जीती है। जापान विजेता बना है बेटा पहली बार। अच्छा, जापान ने किसको हराया है? तो जो हारा होगा फाइनल में वो उप विजेता बना होगा। तो उप विजेता बना कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान को फाइनल में हरा के ये कप किसने जीत लिया? जापान ने। अच्छा, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो खेल है भैया हॉकी। भारत ने इस बार इसमें हिस्सा नहीं लिया था। हर साल 6 टीमें खेलती हैं, भारत इस बार इसमें नहीं गया था। ओलंपिक की तैयारियों में भारत लगा रहा। चलिए अगला सवाल देखो। तो ये सवाल है अपना, कह रहे हैं इदासिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? नाम है उनका इदासिसा नोंगरांग। किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? डीजीपी। ठीक है, डीजीपी कौन बनी है उनका नाम बताना था। ठीक है, नाम है उनका देखिए इदासिसा नोंगरांग। ठीक है, तो किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी बनी है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, मिजोरम, मणिपुर, असम या मेघालय। तो ये जो है
मेघालय की पहली महिला डीजीपी हैं। तो ये मेघालय के प्रथम पुलिस, ये मेघालय की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। पुलिस महानिदेशक को डीजीपी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? महानिदेशक, डीजीपी महानिदेशक बनी है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो बताएं कि महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक का नाम। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक भी बताया था नाम। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी सवाल है, उसको देखते हैं क्या लिखा गया भैया। अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? बना है, लगभग बन चुका है, जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। उसके सभी ग्लेशियर लगभग सूख गए हैं, या यूँ कहें कि वो सबके सब पिघल गए हैं। वो देश कौन सा बना है जिसने सभी ग्लेशियरों को खो दिया है? नाम है कनाडा, रूस, वेनेजुएला या भारत। कौन सा है? वेनेजुएला। ठीक है, अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला देश। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। क्या नाम है? कराकस। ठीक है, चलिए बाकी जो है बाद में देखते हैं बेटा।